I am Pawan Gupta. Welcome in Pawan Math classes. लास्ट वीडियो में हमने आपको इंटीग्रेशन बाय डिकम्पोजिशन के बारे में बताया था और आपको हम ये बता रहे थे कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन जो है ना, वो सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन है इंटीग्रेशन में। अगर इस प्रोसेस में हम कहीं भी कुछ प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं तो पूरे इंटीग्रेशन में हमारे लिए प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहेंगी। तो हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन सोचने की कोशिश करते हैं। देखिए, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी चीज़ को हटा देना किसी दूसरी चीज़ से। तो सब्स्टिट्यूट ढूंढना ही टिपिकल होता है। जैसे इन जनरल मान लीजिए आपके घर में वॉशिंग मशीन है और आपकी वॉशिंग मशीन वर्क नहीं कर रही है, प्रॉब्लम आ रही है उसकी वर्किंग में। तो सबसे पहले तो आप मैकेनिक लाएंगे, एक अच्छा पर्सन लाएंगे, मैकेनिक मतलब हु नोज़ वेरी वेल मैकेनिज्म ऑफ दैट मशीन। तो अब वो उसमें धीरे धीरे टेस्टिंग करके पता करेगा कि किस पार्ट में प्रॉब्लम है। जिस पार्ट में प्रॉब्लम है वो उस पार्ट को रिप्लेस करने की सोचेगा, ठीक है ना। तो पहले पता करना है, फिर उसका रिप्लेसमेंट क्या हो सकता है, क्या अवेलेबिलिटी है उसके पास, तो उसके बारे में थिंक करेगा। तो इसी तरीके से इंटीग्रेंड में कौन सा ऐसा पार्ट है जो इंटीग्रेशन नहीं होने दे रहा है, उसको हमें रिप्लेस करना है, उसको हमें सब्स्टिट्यूट करना है। अगर हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे और हमारा डिफरेंशिएशन स्ट्रॉन्ग है, डिफरेंशिएशन के फार्मूले ठीक हैं और हम ओपन माइंड सोचते हैं, तो हम सब्स्टिट्यूट आराम से सोच लेंगे। और फिर आपको मालूम है हमेशा प्रैक्टिस से इंसान परफेक्ट बनता है। प्रैक्टिस करते जाएंगे, हो सकता है पहले दिन में सब्स्टिट्यूट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, सेकेंड डे में उससे कम आएगी, थर्ड डे में उससे कम आएगी। हम आपको एग्जांपल्स देते हैं जहाँ पर आपने बड़े वंडर्स करके दिए हैं। 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री है, क्या पहले दिन आपको समझ में आ गया था कि कौन सी आइडेंटिटी लगानी है? बड़ी प्रॉब्लम हुई होगी, बड़ी मुश्किल से ये बैठा होगा हाथ कि कहाँ पर कैसे हम प्रॉब्लम प्रोसीड करें। ज्योमेट्री का कोई क्वेश्चन प्रूफ करना है, समझ में नहीं आता है कि स्टार्टिंग कहाँ से करें। इस पहले दिन तो बच्चे का मूड ही ख़राब होने लगता है, बट धीरे धीरे वो उसको परफेक्ट बन जाता है। 11th की ट्रिग्नोमेट्री आप देख लीजिए, पी एंड सी के प्रॉब्लम देख लीजिए। 11th में कितना सारा सफ़र करता है बच्चा, सोच ही नहीं पाता है कि यार कॉम्बिनेशन है कि परम्यूटेशन है कि दोनों का मिक्सअप है या एपीसी है। लेकिन जैसे जैसे वो प्रैक्टिस करता है परफेक्ट बन जाता है। तो इसी तरीके से सब्स्टिट्यूशन कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आपका इरादा मजबूत होना चाहिए कि हम सब्स्टिट्यूट खोज के ही रहेंगे, तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। और खोजना तो है ही है भाई, अभी नहीं खोजना है तो एग्ज़ाम में खोजना है, कोई अल्टरनेट तो है नहीं इसके लिए, ठीक है। तो क्यों ना पहले से ही तैयारी की जाए। तो आज हम सब्स्टिट्यूशन के बारे में थिंक करते हैं। सब्स्टिट्यूट क्या होता है, थोड़ा सा एक चीज़ हम आपको पहले बताना चाहेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है और हम आपसे कहते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आप 2x लिखेंगे, ठीक है। और हम केवल ये लिख दें डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर। डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर, तो बेटा इसको आपको लिखना है 2x एंड dx। इसी के रिगार्डिंग जैसे मान लो एक फंक्शन दिया हुआ है fx और हम आपसे कहते हैं राइट द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू x, तो आप इमीडिएटली f' लिखेंगे। और हम कहते हैं राइट द डिफरेंशियल ऑफ fx, इस फंक्शन का केवल डिफरेंशियल लिखना है, तो आप f' एंड dx मतलब साथ में dx लगा देंगे। तो ये एक छोटी सी चीज़ आपको डेरिवेटिव से आनी चाहिए। ये अगर आपको पता है तो समस्याएं फिर बहुत कम आएंगी। डेरिवेटिव का भी यहाँ पर यूज़ है, तो उसे आप करते रहेंगे। अब बारी आती है सब्स्टिट्यूशन हम सोचते कब है, जब हमारा फंक्शन स्टैंडर्ड नहीं होता है, उस सिचुएशन में हम सब्स्टिट्यूशन के बारे में थिंक करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने हमसे कह दिया कि इंटीग्रेट e⁴ 4x + 5, ये हमारी प्रॉब्लम है।
अब भैया ये देखो इसमें कौन सा पार्ट ऐसा है जो हमें रेस्ट्रिक्ट करता है इसे इंटीग्रेट करने के लिए, नहीं जाने देता है इंटीग्रेशन की प्रोसेस पर। तो आप लोग बड़े अच्छे से जानते हैं, अगर e⁻x होता ना तो आप मिनट में इसका डेरिवेटिव लिख देते, लेकिन यहाँ पर x के प्लेस पर इसने 4x + 5 डाल करके हमें कंफ्यूज्ड कर दिया है। Until and unless we are not able to remove this 4x + 5 by a variable, we can't integrate it. अगर हम इसकी जगह पर एक सिंगल वेरिएबल नहीं ला पाते हैं तो इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें तो केवल इतना ही आता है ना, e⁻ वेरिएबल एंड d जो भी वेरिएबल है, दिस इज इक्वल टू e⁻ वेरिएबल। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको i इंटीग्रल डाल के छोड़ देंगे और इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे 4x + 5, दिस इज इक्वल टू t डाल दो, z डाल दो, जो भी आपका दिल करे। इन जनरल टीचर्स t डालते हैं तो हमने t लिख दिया। अब थोड़ा सा स्पेस छोड़ देता हूँ मैं और i लिखता हूँ, ये हो गया e⁻t एंड dt। अरे भाई ये तो बड़ा अजीबोगरीब कहानी बन गई। आधा तो ये, सॉरी टी क्या लिख दिया मैंने, ये dx, आधा तो ये x में है और आधा t में है, ऐसे कैसे हो सकता है? t वेरिएबल का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में तो हो ही नहीं सकता। तो सब्स्टिट्यूशन तो हमने ढूंढा, लेकिन सब्स्टिट्यूशन ढूंढने के बाद हम dx की वैल्यू को नहीं सर्च कर पाए, तो हमें dx के बारे में भी सोचना है। तो इसे केवल हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका डिफरेंशियल लिखना है। तो अभी हमने आपको बताया था 4x का डिफरेंशियल x हो जाएगा और 5 का तो 0 हो जाएगा और t का डिफरेंशियल dt हो जाएगा। तो यहाँ से जो dx की वैल्यू है बेटा, वो dt/5 के, वो dt/4 के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ से ये x हटा दीजिए, dt/4 लिख दीजिए, ये 1/4 बाहर कर दीजिए, e⁻d एंड dt, इसका आपको आता है e⁻t और ये तो ऐसे ही रहेगा c। भाई t तो हम अपनी तरफ से लाए थे, प्रॉब्लम में तो नहीं था, हम इसे 4x + 5 ही दे देंगे, अपॉन में 4 लिखेंगे प्लस c कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन का जनरली हमें तभी सपोर्ट लेना है जब हमारे पास स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है, फंक्शन को हमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाना है। उस सिचुएशन में हम सब्स्टिट्यूशन की हेल्प लेंगे। एक छोटी सी बात है कि इन जनरल हम बता देते हैं आपको, अगर इफ़ इंटीग्रेशन ऑफ f(x) एंड dx जो है वो आपका gx + c के बराबर है, तो रिमेंबर ऑलवेज इंटीग्रेशन ऑफ f(ax + b) एंड dx जो है वो आपका g(ax + b) डिवाइडेड बाई a + c हो जाया करेगा। मतलब आप सब्स्टिट्यूट नहीं भी करोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। बस एक बात ध्यान रखना है, यहाँ जो x है ना वो ax + b से रिप्लेस हुआ है, मतलब लीनियर टर्म पहले भी x है और बाद में भी लीनियर ही टर्म है। कहीं क्वाड्रेटिक वगैरह क्यूबिक में ऐसा मत कर बैठना आप, क्योंकि इसमें क्या होगा, ये ऐसा ही तो है ना, इसको आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसी का तो कॉफिशिएंट अपॉन में जाता है, तो यही तो कॉफिशिएंट अपॉन में आ गया है ना। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें प्रॉब्लम क्या दे देता है, ये हमसे देता है 2x + 4 होल पावर 6 एंड dx, इसके इंटीग्रेशन की बात करता है। तो बेटा सबसे पहले आपका टारगेट होगा 2x + 4 को t डालना, तो यहाँ से इसको डेरिवेट करोगे तो 2dx = dt आ जाएगा, dx की वैल्यू dt/2 हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम क्या होगा, t⁻6 × dt/2, तो ये हो जाएगा t⁻7/7, और ये तो भैया हाफ रहेगा ही रहेगा। अब t की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, हाफ को तो पहले ही डाल दो, ऐसे ही 14 लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2x + 4 इसकी पावर 6 है और डिवाइडेड बाई 7 है, डिवाइडेड बाई यहाँ 7 है, 6 नहीं है, 7 है एंड प्लस c है। अगर आप इस फार्मूले से करते तो भी आप आराम से निकाल देते, इसका कितना लिख देते,
2x प्लस 4, यहाँ 7 देते, यहाँ 7, लेकिन यहाँ 2 आपको लिखना पड़ता। जो भी x का कॉफिशिएंट है वो इसके अपॉन में आपको देना होता है। तो ये एक सिंपल सब्स्टिट्यूशन था, बहुत छोटा सब्स्टिट्यूशन था, इसको हमने अप्लाई कर दिया। करेक्ट। बड़े अच्छे अच्छे हमें सब्स्टिट्यूशन भी मिलेंगे करने के लिए। अब हम आते हैं सीधा, जो ट्रिग्नोमेट्री में आपने tan का कोई फार्मूला नहीं पढ़ा है भाई, कॉट का हमने आपको बोला था स्टैंडर्ड फार्मूला हम लेटर ऑन देखेंगे, सेक का भी नहीं देखा था हमने कोई भी स्टैंडर्ड फार्मूला, कोसेक का भी कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं देखा था। अब ज़रा इनके भी फार्मूले देख लेते हैं कि क्या ये इंटीग्रेबल है या नहीं है। अगर इंटीग्रेबल हैं तो ये कितने क्या बनते हैं। जैसे पहले हम करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ tan ऑफ x एंड dx। tan का तो नहीं आता है तो अपने पास तो केवल एक ही ऑप्शन है, sin x अपॉन cos x एंड dx लिख देना। लिख दिया। अब हम देखते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। एक बार ऊपर का साइन तो हम सोच भी सकते हैं इंटीग्रेशन हो सकता है, बट अपॉन में जो कॉस फंसा हुआ इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे भाई। 1 अपॉन कॉस को अगर हम ऊपर सेक भी ले जाते हैं तब भी नहीं हमें आता फ़िलहाल अभी। ठीक है, तो ये एक हमारे सामने समस्या है। तो इस इंटीग्रैंड में एक प्रॉब्लमेटिक टर्म है कॉस। जो भी प्रॉब्लमेटिक टर्म आपको मिल जाए इंटीग्रैंड में, उसका आप ओरल डेरिवेटिव निकालो। अगर वो डेरिवेटिव dx के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हमेशा ध्यान रखना, जो भी प्रॉब्लमेटिक टर्म है अगर उसका डेरिवेटिव dx के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब आपका निशाना बिल्कुल सही जगह पर है। आपने प्रॉब्लम की सही नब्ज पकड़ी है, आप राइट सब्स्टिट्यूशन ढूंढ रहे हैं। तो जैसे हमने cos x को देखा, अब cos का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस साइन होता है। अरे नंबर और नेगेटिव पॉजिटिव तो एडजस्ट हो जाते हैं, फंक्शनल पार्ट तो मिलना चाहिए ना। तो वो साइन x का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है dx के साथ। तो हम प्रॉब्लम प्रोसीड करते हैं। यहाँ क्या करेंगे, लिखना है तो लिख दो ऑन पुटिंग cos x, नहीं लिखना है तो सीधा लिखो cos x इज इक्वल टू t। अब इसका डेरिवेटिव भी भैया निकालो इमीडिएटली। तो ये आ जाएगा माइनस का sin x एंड dx, दिस इज इक्वल टू dt। अब ये नेगेटिव का झंझट है, उठाओ यहाँ से, इसको यहाँ दे दो ना, तो नेगेटिव भी ख़त्म हो गया। अब आई क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव तो बाहर निकाल दिया मैंने, sin x एंड dx, ये भाई कितना हो गया, dt हो गया, और अपॉन में t है। अब तो स्टैंडर्ड है ना, तो ये लिख सकते हैं माइनस का log ऑफ t प्लस का c, ये लिखा माइनस का log एंड t का मतलब यहाँ आपने क्या किया है, cos ऑफ x लिखा है प्लस c। आपका आंसर आ गया। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि ट्रिग्नोमेट्री में जो हम आंसर लिखते हैं वो आंसर हमें नहीं मिलता है आंसर शीट से, या टीचर दूसरा आंसर लिखाता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन का चांस बना रहता है। तो इसको क्या कर सकता है, एक ये बिल्कुल राइट आंसर है, बच्चा चाहे तो इसको ये भी लिखे तो आ सकता है, log ऑफ cos ऑफ x टू द पावर -1 प्लस c, लॉग रूल लगा दिया। और भैया cos की पावर -1 का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन cos sec होता है। तो बच्चा यहाँ log ऑफ sec ऑफ x प्लस c भी दे सकता है आंसर। तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होता है, माइनस लॉग cos x होता है, अदरवाइज log sec x होता है। आप इस फार्मूले को लर्न कर लीजिए। तो इस तरीके से आपको tan x का इंटीग्रेशन मिल गया। अब सपोज़ बारी आती है हमारी cot x को इंटीग्रेट करने की, cot x एंड dx। बेटा कैसे करेंगे भाई, cot को हम यही लिख सकते हैं cos x अपॉन में sin x। देखते हैं, जनरली हम डिनोमिनेटर पे ही जाता है, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं। ज़रा सोचिए, साइन का डेरिवेटिव अवेलेबल है ना, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस। तो आप इमीडिएटली इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, साइन ऑफ x इज इक्वल टू t, तो साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा cos x एंड dx, दिस इज इक्वल टू dt। इसको तो पहुंचा दिया dt में, तो ये i इज इक्वल टू क्या हो गया, ये तो हो गया dt अपॉन में t, और ये सीधा सीधा आपका log t प्लस c, और ये बन जाएगा log ऑफ साइन ऑफ x प्लस c। दैट्स योर आंसर।
तो आपने tan x का डेरिवेटिव भी आज लर्न कर लिया है एंड cot x का डेरिवेटिव भी लर्न कर लिया है। ये एज ए स्टैंडर्ड फार्मूले चलेंगे, बट ये हमने ढूंढा है बाय द सब्सटीट्यूशन। तो tan एंड cot तो 2 हो चुके हैं, sin cos ऑलरेडी आपको पहले से आते हैं। अभी भी आपके पास sec एंड cosec का स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है, आपके पास बेसिकली sec x tan x का है एंड cosec x एंड cot x का है। तो हम sec के बारे में भी अब सोचते हैं कि sec का डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे, cosec का डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को भी हम डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करते हैं कि क्या करें क्या ना करें, वो देखते हैं। पहले हमने डिफ्रेंशिएट किया sec को, हमारी प्रॉब्लम है sec x एंड dx। अब प्रॉब्लम ये आ गई, sec x में तो हम अगर 1/cos x लिख भी देंगे तब भी नहीं कर सकते हैं इंटीग्रेट। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जिसने इसका इंटीग्रेट किया होगा रियली वो ग्रेट ही इंसान होगा, सोचा होगा, क्योंकि इतनी थिंकिंग ऑन द स्पॉट सोच पाना बहुत मुश्किल था। क्या लिखा उसने, sec x लिखा और sec x प्लस tan x लिख दिया, मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया sec x प्लस tan x। बेसिकली ये स्टैंडर्ड फार्मूले का डेरिवेशन है, तो कुछ नया भी करना पड़ा किसी को। और ये जो है वो sec स्क्वायर x हो गया प्लस का sec x इंटू tan ऑफ x हो गया dx डिवाइडेड बाई sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x। अब थिंक कीजिए, डिनोमिनेटर में तो sec x प्लस tan x कभी बर्दाश्त ही नहीं है। अब क्या किया जाए जब ये डिनोमिनेटर में बर्दाश्त नहीं है, तो sec x और tan x को डिफ्रेंशिएट करके देखिए। sec का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, sec x एंड tan x होता है, एंड tan का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। तो ये हमें कम्प्लीटली मिल चुका है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यहाँ क्या करेंगे भैया, sec x प्लस tan x को हम t डाल देंगे। अब ज़रा डिफ्रेंशिएट कर लो इसे, तो ये आ जाएगा sec x इंटू tan x प्लस ये आ जाएगा sec स्क्वेयर x एंड dx दिस इज इक्वल टू dt। तो जो हमारी i है वो क्या हो जाएगी अब, dt अपॉन t, और इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा log t प्लस c, t की वैल्यू डाल दीजिए, तो ये आ जाएगा log ऑफ sec x प्लस tan x। ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ sec x। sec x का इंटीग्रेशन हो जाता है sec x प्लस tan x। बट ये स्टेप थिंक करना विदाउट प्रैक्टिस बहुत मुश्किल है। प्रैक्टिस है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से कर डालेंगे। तो ये sec x निपट गया। अब आता है cosec x। cosec x के बारे में सोचते हैं, cosec x dx 1/sin से तो कुछ फ़ायदा नहीं है, यहाँ पर भी कुछ sec जैसा ही करना है। हमने cosec ऑफ x माइनस cot ऑफ x किया है, डिवाइड भी कर दिया किससे, cosec ऑफ x माइनस cot x एंड dx। अब ऊपर को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं न्यूमरेटर को, तो cosec स्क्वायर x माइनस का cosec x cot x आ जाएगा डिवाइडेड बाई, यहाँ हम लिखेंगे cosec x माइनस का cot x एंड dx। अब ज़रा इसको डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं क्या बनता है या नहीं बनता है। सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो ये हम लिखेंगे cosec x माइनस cot x दिस इज इक्वल टू t। cosec का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस का cosec x इंटू cot x एंड इसका हो जाएगा प्लस cosec स्क्वेयर x एंड dx दिस इज इक्वल टू dt। देखो न्यूमरेटर में है क्या, cosec स्क्वायर x माइनस cosec x cot x पक्का है, तो ये मिल चुका है हमें। तो अब हमारा जो i है जिसका हम इंटीग्रेशन निकालने जा रहे हैं, इंटीग्रल है, ये इंटीग्रल हमारा लिख जाएगा dt अपॉन t, और इसका इंटीग्रेशन log t प्लस c, और ये आप बड़े ही आराम से log ऑफ cosec ऑफ x माइनस का cot ऑफ x प्लस c लिख देंगे।
तो बेटा ये 4 स्टैंडर्ड फार्मूले की तरीके से आपको लर्न करने हैं। tan x का इंटीग्रेशन भी होता है, cot x का इंटीग्रेशन भी है, sec x का भी है, cosec x का भी है। sec x एंड cos x के इंटीग्रेशन निकालने के लिए थोड़ी सी आपको लिटिल बिट एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ी। इवन ये sec x एंड cosec x एक और तरीके से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखते हैं कैसे कर सकते हैं। कुछ गलत नहीं, जितने ज़्यादा हमारे पास ऑप्शन होंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा एग्ज़ाम में। हम लिमिटेड ऑप्शंस के साथ जाएंगे तो हम वहाँ पर लिमिटेड ही हो जाएंगे। तो हम दूसरा देखते हैं तरीका, जैसे cosec x था तो इसी को हम इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। हमने क्या किया, इसे लिखा 1/sin x। नहीं आता है, कुछ और टिग्नोमेट्री थोड़ी सी लगा दी, dx अपॉन, इसको लिख दिया हमने 2sin x/2 इंटू cos x/2। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम सोचते हैं कि क्या किया जाए कि ये प्रॉब्लम आ जाए। तो हमने यहाँ क्या किया, इसको लिखा 1/cos स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाई 2sin x/2 इंटू cos x/2 डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x/2। हमने cos स्क्वायर x/2 से डिवाइड किया हर टर्म को। देखना अभी कितना अच्छा आपको टर्म मिल जाता है। तो ये आ जाएगा आपका sec स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाई 2 tan ऑफ x/2, 2 tan ऑफ x/2। ऐसा क्यों हो गया भाई? देखो एक cos से तो cos ख़त्म हो गया, sin अपॉन cos tan है। अब आराम से tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर अवेलेबल है, तो आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। tan x/2 को आपने t डाल दिया, तो यहाँ से आ जाएगा sec स्क्वायर x/2 इंटू हाफ एंड dx इज इक्वल टू dt। तो ये sec स्क्वायर x/2 एंड हाफ dx, मतलब ये वाला इतना पोर्शन dt ले गया। तो इतना पोर्शन dt ले गया तो ये आ गया dt ओवर t, और ये सीधा सीधा हो जाएगा log t प्लस c, और ये हो जाएगा log ऑफ tan ऑफ x/2 प्लस c। अब बच्चे के मन में ये आया होगा कि यहाँ तो जी आपने लिख दिया cosec x माइनस cot x, और यहाँ लिख रहे हैं आप tan x/2, ये क्या प्रॉब्लम है? ये तो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन खड़ा कर दिया सर आपने। नहीं बेटा, एक ही बात है। cosec का मतलब होता है 1/sin, cos का मतलब होता है cos/sin। ऊपर आएगा 1, मतलब मैं लिख ही देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ज़रा इसको सॉल्व कर देता हूँ मैं। ये 1 माइनस का cos x डिवाइडेड बाई बेसिकली क्या आएगा, sin x आएगा। टिग्नोमेट्री लगा लो तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x/2, और ये हो जाएगा 2 sin x/2 इंटू cos x/2। 2 से 2 कट गया, इससे ये कट गया, तो ये कितना आ गया tan x/2। तो ये एक्चुअली में tan x/2 ही लिखा हुआ है, मतलब कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। टिग्नोमेट्री में अगर आपका आंसर नहीं मैच करता है कोई बात नहीं, थोड़ी सी मेहनत कीजिए, आप उसको सिंप्लीफाई कीजिए। जो ये आंसर दे रहा है वही आंसर आपका भी आ जाएगा। एग्ज़ाम में आप अगर ये छोड़ आते ये भी करेक्ट ट्रीट होगा, ये छोड़ देते ये भी करेक्ट ट्रीट होगा। लेकिन अगर आपको क्लास में टीचर कंपेल करता है कि ये दोनों आंसर क्यों एक हैं, तो आप उसे रिप्लाई कर सकते हैं। और दूसरे की छोड़ो, जब तक अपना सेटिस्फेक्शन नहीं है तब तक मज़ा नहीं आता है टॉपिक को करने में, किसी भी सब्जेक्ट को करने में। जब तक आप खुद सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप दूसरे को क्या सेटिस्फाई करेंगे? तो आपको अपना खुद का सेटिस्फेक्शन चाहिए, और जिस दिन आप खुद सेटिस्फाइड होने लगे प्रॉब्लम के साथ, मेरा आपको एश्योरेंस है कि मैथ सबसे इजी सब्जेक्ट लगेगा। और वाकई में मैथ सबसे इजी सब्जेक्ट है, ये टफ नहीं है। पता नहीं ये क्यों एक कॉन्सेप्ट बना रखी लोगों ने कि यहाँ तो मैथ में तो गड़बड़ होती है, ये क्या है क्या नहीं है समझ में नहीं आता है, लोग क्या कहते रहते हैं। तो इस तरीके से आपने cosec का इंटीग्रेशन निकाला। अब क्या sec का भी कोई दूसरा हो सकता है इंटीग्रेशन? जैसे हमने cosec का किया, आपके मन में आया होगा क्या cosec का किया sec का भी हम कर सकते हैं? अरे अभी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। cosec की हेल्प से ही कर देते हैं, छोड़ो ज़्यादा लंबा चौड़ा। cosec, और यहाँ क्या लिख दीजिए, हमने sec लिखा है तो इसको हम लिख देते हैं cosec π/2 प्लस x भी चला सकते हैं, और इवन cosec π/2 माइनस x भी चला सकते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में तो cosec पॉजिटिव ही होता है भाई, ठीक है। तो ये cosec आ गया। अब ये तो वैसे ही लीनियर टर्म है तो डायरेक्ट कर दो, कौन सी बुरी बात है। इसका जो अभी आपने सीखा था ना, ये log, और क्या सीखा था tan,
अब यहाँ एंगल कितना है आपका π/2 प्लस एक्स, इसका y2 करना पड़ेगा प्लस सी। अभी तो लिखा था आपने सेक को कोसेक एक्स का कितना लिखा था 10x log 10x/2, तो 10x की जगह पर ये इसका तो कुछ आएगा नहीं, अपॉन में 1 आएगा, क्या फ़ायदा लिखना है तो लिख दो भाई 1, तो ये 1 लिख दिया हमने। ये प्लस सी फिर थोड़ा सा अलग से देना पड़ेगा, नहीं तो कुछ गलत मैसेज पहुंच जाएगा। तो इसका आंसर होता है log 10 ऑफ π/4 प्लस x/2। ये हमारा इंटीग्रेशन है। अगर आप जो अंदर लिखा हुआ था sec x प्लस 10x था, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तब भी यही आ जाएगा। तो हमने 4 स्टैंडर्ड फार्मूले थे, tan, cot, sec एंड cosec, उनको देखा। अब कुछ हम इंटीग्रेशंस करते हैं सब्स्टिट्यूशन बेस्ड, प्रैक्टिस के लिए कुछ करेंगे, 8-10 क्वेश्चन तो करेंगे मिनिमम। उसके बाद इसको अभी हम 1-2 क्लास और कंटिन्यू रखेंगे। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एक लेक्चर से काम नहीं चलता है, इस पर जितना हम प्रैक्टिस कराएंगे उतनी काम है, तो इसको थोड़ा हम कंटिन्यूशन में ही रखेंगे। सपोज हमने पहला क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाई x² प्लस 4 एंड dx। फिर भाई देखा हमने स्टैंडर्ड तो नहीं है। स्टैंडर्ड में क्या होता है dx अपॉन x² प्लस 1 होता, फिर स्टैंडर्ड हो जाता। आगे चल के आप x² प्लस a² भी मान लेंगे, स्टैंडर्ड हो जाता, अभी तो वो भी नहीं है खैर। लेकिन ये ऊपर x फंसा हुआ है, ये प्रॉब्लम है। तो भाई अपॉन के रिगार्डिंग में तो केवल मुझे एक ही इंटीग्रेशन आता है, 1/x dx का कितना आता है log ऑफ x प्लस सी। क्या हम इस पर एक वेरिएबल ला सकते हैं? सोचो ज़रा, अगर x² प्लस 4 को आप t डाल दोगे तो x² प्लस 4 का डेरिवेटिव क्या बनेगा 2x प्लस 0। अरे 2x प्लस 0 बन रहा है, 2x का x होना चाहिए न्यूमरेटर में, है ना, x dx है, तो सब्स्टिट्यूशन लगाइए ना फटाफट। तो आप क्या करेंगे इसमें, अब x² प्लस 4 को आपने t सब्स्टिट्यूट किया तो ये 2x एंड dx, 4 का 0 मैंने लिखा ही नहीं, एंड dt, तो यहाँ से इस 2 को हटा के इसके नीचे लगा दीजिए। तो जो आई है ये हाफ पहले ही बाहर कर दिया मैंने, ये 1/t dt, ये आ जाएगा 1/2 एंड log ऑफ t प्लस सी। बेटा वैल्यू डाल दीजिए, log ऑफ t की वैल्यू कितनी है भाई, x² प्लस 4 है प्लस सी है, ख़त्म हो गया। तो यहाँ एक छोटा मोटा इंटीग्रेशन हम अप्लाई करेंगे, छोटा मोटा सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ऐसे ही छोटे छोटे प्रॉब्लम करते करते आप बहुत बड़े प्रॉब्लम तक पहुँच जाएंगे। कभी भी आपको लगेगा ही नहीं कि रास्ता कब पूरा हो गया, धीरे धीरे रास्ता कट जाता है। मेहनत थोड़ी सी हमारी कॉन्टिन्यूशन में होनी चाहिए। सपोज प्रॉब्लम दे दिया उसने log x² ओवर x एंड dx। log x का तो मुझे इंटीग्रेशन किसी भी कॉस्ट पे नहीं आता है, एक बाई पार्ट्स में आगे जाके कभी सोच सकते हैं, अभी तो मतलब ही नहीं होता है log x का इंटीग्रेशन हम कर सकें। तो ये इंटीग्रेंड में ऐसा पार्ट है जो इस बीमारी को ठीक नहीं होने देगा, इस इंटीग्रेशन को नहीं होने देगा। तो भैया इस log x की छुट्टी करो। देखो फिर log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x है अवेलेबल, है ना, 1/x इंटू dx, तो सब्स्टिट्यूशन भी मिल गया, उसका डेरिवेटिव भी अवेलेबल है। तो आप इसमें क्या करें, अब log ऑफ x को t डाल दीजिए, तो ये 1/x एंड dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। तो अब आपकी i इज इक्वल टू कितनी भाई, ये और ये तो dt हो गई, और ये कितनी हो गई t², इसका इंटीग्रेशन आता है t³ 3 + c, और टोटल आपका आंसर log x का होल क्यूब 3 + c। अब आप कहें नहीं नहीं सर ये तो log x² ही दे रहा। भैया हमने आपको स्टार्टिंग में बोला था हर एक इंटीग्रेंड का इंटीग्रेशन नहीं होता है, ये आपको वही देगा जिसका आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। प्रॉब्लम बिल्कुल बना होगा, हमें अपनी शार्प आइज से देखना होगा कि करना क्या है। ऐसा कभी नहीं होगा जो इंटीग्रेट हो ही नहीं सकता है और वो आपको दे दिया जाए, हर फंक्शन का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये प्रॉब्लम भी कर लिया। अब आगे थोड़ा चलते हैं और देखते हैं कुछ कि क्या होगा कैसे होगा। देखते रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो कामयाबी मिलेगी भाई, मेहनत करेंगे तो कामयाब क्यों नहीं होंगे।
एक बार नहीं 10 बार कामयाबी मिलेगी। प्रॉब्लम है हमारा सपोज dx डिवाइडेड बाई रूट ऑफ x+4 प्लस रूट ऑफ x+3। अब हमारे बच्चे कहते होंगे क्या सर आप भी मजाक करते हो, रूट ऊपर तक तो सही से हमसे टैकल नहीं होता था, यहाँ आपने डिनोमिनेटर में डाल दिया, अब ये कहाँ से क्या करेंगे। भाई बिल है तो ज़रूर हम सक्सेस होंगे, बिल पावर छोड़ देंगे तो नहीं होंगे। ये डिनोमिनेटर में ही तो प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं। हटाओ ना पहले इनको यार, तब देखते हैं कुछ क्या होना है क्या नहीं होना है। पहले से ही हम इतना टेंशन क्यों ले लें। इनको रैशनलाइज कर दिया, रूट ऑफ x+4 लिखा, माइनस का रूट ऑफ x+3 लिखा, डिवाइडेड बाई रूट ऑफ x+4 लिखा, प्लस रूट ऑफ x+3 लिखा, एंड यहाँ दे दिया रूट ऑफ x+4 माइनस का रूट ऑफ x+3 एंड dx। बेटा ठीक है, रैशनलाइज किया। ये किस उद्देश्य से किया कि बीच में माइनस आएगा, एक्स घटेगा, वेरिएबल डिनोमिनेटर से छुट्टी पा जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा x+4 की पावर हाफ माइनस x+3 की पावर भी हाफ एंड डिवाइडेड बाई, भैया ये हो जाएगा x+4 का इसका स्क्वायर और माइनस का सिंबल डालना है, x+3 लिखना है एंड dx। भाई x से x तो कैंसिल हो जाएगा, 4 में से 3 1, कुछ रहा नहीं। और क्यों ना, ये तो लीनियर फंक्शन है ना, स्टैंडर्ड की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं, बता चुका हूँ मैं आपको स्टार्टिंग में। तो ये x+4 की पावर आप क्या लिखेंगे 3/2 ओवर में 3/2 माइनस x+3 पावर 3/2 ओवर में 3/2 प्लस c। अगर आप अपने आप को एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिखाते हैं तो 2/3 बाहर निकाल के रख दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, प्रॉब्लम तो हो ही गया। 3/2 माइनस x+3 होल पावर 3/2 प्लस c, ये भी ख़त्म हो गया। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि जो आप नहीं सोच पा रहे थे, आप बड़े आराम से सोच सकते थे। चलिए एक और देखते हैं क्वेश्चन, कोई कैसे सोचेंगे। सपोज हमारे पास क्वेश्चन दिया है, इसने इंटीग्रेशन ऑफ x³ - 1 होल पावर लिख दिया 2/3 एंड x की पावर 5 एंड dx। अरे भैया x³ - 1 की तो पावर एक ही आती है मुझे, 2/3 हम कहाँ से लाएंगे, ये तो मतलब ही नहीं होता है। आप क्या करें, अरे इमीडिएटली अटैक करो ना प्रॉब्लम पर, देखो कि कहाँ सबसे बड़ी समस्या आ रही है। x³ - 1 की जगह पर ओनली x हो तभी तो इंटीग्रेट हो सकता है। तो x³ - 1 को कुछ हमें हटाना है। अब देखते हैं क्या इसका डेरिवेटिव अवेलेबल है। x³ का डेरिवेटिव कितना होता है 3x²। तो ये x² होना चाहिए dx के साथ मल्टीप्लाई में। यार x² छोड़ो, यहाँ तो x5 है, तो x5 से x² ले लेंगे हम। तो पहले हम इसको क्या करते हैं, अपने प्रॉपर तरीके में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमने लिख लिया इसे x³ - 1 का पावर 2/3 इंटू में x³ और इंटू में x² एंड dx। इसकी हमें ज़रूरत थी। अब सब्स्टिट्यूट करते हैं, x³ - 1 को t डाल दिया तो ये हो जाएगा 3x² एंड dx = dt। ये 3 उठाओ और यहाँ भेज दो। तो अब ये i = क्या होगा 1/3 हो जाएगा, t की पावर 2/3। अब क्या हम x को छोड़ देंगे, x³ को नहीं छोड़ेंगे भाई, x³ रहेगा तो दो वेरिएबल रहेंगे, क्यों ना यहाँ से x³ की वैल्यू निकाल ली जाए। ये कितनी हो जाएगी t+1, तो तुरंत ही इसकी वैल्यू भी डाल दो t+1 एंड dt। अब ये कितना हो गया 1/3, t की पावर 2/3 और 1 कितना हो जाएगा 5/3 प्लस t की पावर 2/3 dt। अब तो हम चाहते हैं कि इसे करें भी ना भाई, क्या करें, बड़ा आसान सा तो है। 1/3 t की पावर इसमें 1 जोड़ोगे तो 5/3 प्लस 1 8/3, 8/3/8/3 प्लस t की पावर 2/3 प्लस 1 का मतलब 5/3 ओवर 5/3 प्लस c। अब t की वैल्यू अपनी जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देना, देन यू कैन गेट योर आंसर। प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है। करेक्ट। चलिए एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, सोचते हैं कैसे करेंगे भाई। अभी तो हम अलजेब्रा पर ही हैं, अलजेब्रा के बाद कुछ हम ट्रिग्नोमेट्री के टर्म भी लाना चाहेंगे आपके सामने, देखेंगे कि इन टर्म्स को हम किस तरीके से टैकल करते हैं।
भाई इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मैंने आपसे पहले ही बोला है, ये कोई एक लेक्चर 40 मिनट्स में या 50 मिनट में ख़त्म करने की कहानी नहीं है, थोड़ी सी लंबी कहानी चलती है, तो हमें आगे जाना पड़ेगा। हम क्या कर सकते हैं, सपोज हमारा क्वेश्चन है e⁻³ log ऑफ x ब्रैकेट में x⁴ माइनस का 3 एंड होल पावर 2 एंड dx। सोचिए भाई क्या किया जाए। ये पावर थोड़ी सी और बड़ी कर देते हैं। यहाँ तो बच्चा सोचेगा यार 2 तो हम ओपन कर लेंगे ना, हमने 6 लगा दी, बाइनोमियल लगा के भी रोना आ जाए, 7 टर्म लिखना पड़े ना, या फिर उल्टी सीधी पावर कर देते 1/6 कर दें या -6 कर दें, तो फिर तो टैकल होना ही मुश्किल हो जाएगा ना। अब ज़रा देखें कि क्या करें यार। ये टर्म जब तक t या x जैसा नहीं बनेगा हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, और इसको t जैसा लाने के लिए जो अंदर है सब कुछ t पुट करो भाई, डिफ्रेंशिएट करो तो 4x³ x³ की नीड है। अगर x³ नहीं मिलता है तो हमारी बात नहीं बनती है। अब x³ कहाँ से लाएं? अरे कल के पिछले वाले वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने आपको एक रूल लिखाया था, e log ऑफ x = x। अगर यहाँ 3 है तो ये 3 उठा के यहाँ पहुँचा देंगे, ये क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा ना। तो मिल गया ना वो हमें, ये लिख लिया हमने x³, ये x⁴ माइनस 3 होल पावर 6 एंड dx। अब इसमें हम x⁴ माइनस 3 को t डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 4x³ एंड dx दिस = dt। इस 4 को उठाओ और यहाँ पहुँचा दो भाई। तो जो अपना i है, जो इंटीग्रल है अपना, कितना आ जाएगा, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ आ जाएगा t⁶ एंड dt। बेटा ये हो गया ना एडजस्ट, x³ एंड dx। अब तो इंटीग्रेशन आसान है, 1/4 t⁻7/7 प्लस ए कांस्टेंट c। आगे भाई t की वैल्यू अपनी लिख दीजिए। करेक्ट, ये प्रॉब्लम भी हो गया। अब थोड़ा कुछ ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम भी देख लेते हैं। क्या हम इन पे अलजेब्रिक प्रॉब्लम पर ही फंसे रहेंगे? क्या ट्रिग्नोमेट्री में इस तरीके की ये कुछ बकवास नहीं करेगा जहां हमें कन्फ्यूज़न हो? पक्का कर सकता है ये कहीं नहीं छोड़ेगा हमें। ये पता नहीं कहां कहां हमें तंग करने की कोशिश करेगा। ये जितना हमें तंग करेगा उतना ही हम ज़्यादा चमकदार बनेंगे। सोने को जितना ज़्यादा तपाया जाता है उतना ही उसमें ज़्यादा शाइनिंग आती है। तंग करने दो इसको, हम अपना काम करेंगे, इसे अपना काम करने दो। सपोज प्रॉब्लम है हमारी sin 2x डिवाइडेड बाई 9 sin स्क्वायर x प्लस 16 cos स्क्वायर x एंड dx। क्या करें हम, किस तरीके से इंटीग्रेट करें? तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे, अब ये तो चीज़ टैकल ही नहीं हो सकती है इंटीग्रेशन में, ऐसा इंटीग्रेट में कहीं नहीं पड़ा है। सोचते हैं इसका डेरिवेटिव कितना होता है। साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। कॉस स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2 cos x sin x विद नेगेटिव, मतलब sin 2x दोनों में आ रहा है और sin 2x ही क्या है, न्यूमरेटर में है। तो बात कुछ बनती हुई नज़र आ रही है। हमने क्या किया यहाँ पर, 9 sin स्क्वायर x प्लस 16 cos स्क्वायर x को t डाल के देखा, तो यहाँ से ये हो जाएगा 9 इंटू में 2 sin x एंड cos x, dx को एक ही साथ लिख लेंगे ना, 16, और यहाँ से लिखेंगे माइनस का 2 cos x एंड sin x, दोनों का dx भाई लगाना पड़ेगा मुझे, दिस = dt। ये हो गया 18 और ये हो गया 32, लेकिन उससे पहले क्यों ना sin 2x लिख लिया जाए। तो ये जो है वो आ जाएगा हमारा 9 sin 2x माइनस का 16 sin 2x इंटू डी एक्स दिस = dt। ये आ जाएगा माइनस का 7 एंड sin 2x एंड dx दिस = dt। इनका कोई काम नहीं है, ये यहाँ भेज दीजिए, देन i ये तो चला गया dt के साथ, तो यहाँ आ गया माइनस का 1/7 और ये dt अपॉन में t, तो माइनस का 1/7 एंड log ऑफ t
प्लस सी, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/7 log t की वैल्यू डाल दो, कितनी है 9 sin स्क्वायर x प्लस 16 cos स्क्वायर x प्लस सी। तो हमने देखा है कि हम इस कैटेगरी के प्रॉब्लम को भी करने में कामयाब हो जाते हैं। चलिए एक दो प्रॉब्लम और देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर अगले वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे इसी को भाई, क्योंकि ये इतनी जल्दी हम आपसे कह दें ना भाई एक ही वीडियो में हम काम करा देंगे, तो शायद हमारी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी कि इतना बड़ा हम एश्योरेंस आपको दे दें। ठीक है, तो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। हमारी प्रॉब्लम है सपोज कॉटेक्स इनटू में log ऑफ sin x एंड dx। अब आपको ये डिसाइड करना है कि यहाँ पर कौन सा टर्म इंटीग्रेंड का ऐसा है जो इंटीग्रेबल ही नहीं है। अरे लॉग में तो हमें कुछ आता ही नहीं इंटीग्रेशन में भैया, तो क्या करें हम, इस log sin x की छुट्टी करें। कॉट के बारे में तो फिर भी एक बार हम सोच सकते हैं, बट log sin x के बारे में सोच ही नहीं सकते। ज़रा ओरल मैथ अप्लाई करो, इसका डेरिवेटिव कितना होगा, log sin x मतलब 1/cos sin और फिर sin का ऊपर आ जाएगा। अरे बात बन गई ना, cos अपॉन sin क्या होता है, cot ही तो होता है ना, बना के देगा। ये कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि कुछ गड़बड़ हो, सब कुछ फिट होगा। तो आपका प्रॉब्लम ये है, आपने यहाँ इमीडिएटली क्या किया है, log ऑफ साइन ऑफ x को t सब्स्टिट्यूट किया, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/sin x इंटू कॉस एक्स एंड डी एक्स, दिस इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ से कॉट एक्स एंड डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, सो यू कैन राइट i इज इक्वल टू, जाने दो इनको एक साथ जाने दो, ये टी डी टी। अब तो ये यार हलवा हो गया बिल्कुल, t² / 2 + c और t की वैल्यू डाल दीजिए, कितनी है log ऑफ साइन x का होल स्क्वायर अपॉन 2 + c। तो आप देख रहे होंगे ये टिग्नोमेट्री कोई हमारे लिए बहुत बड़ी वाला नहीं है, ये टिग्नोमेट्री हमारे लिए कोई बहुत बड़ी वाला नहीं बनती है कि हम इसे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बेटा एक क्वेश्चन और देखते हैं अभी, फिर उसके बाद सोचेंगे कि आगे करें या ना करें, बट एटलीस्ट वन क्वेश्चन तो सोचते हैं, क्योंकि अभी ब्रेन में स्ट्राइक किया, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब जब आ गया है दिमाग में तो उसे करना तो चाहिए। सपोज इंटीग्रेशन हमें करना है रूट ऑफ tan x डिवाइडेड बाई sin x इंटू कॉस एक्स एंड dx का। भाई कहीं से कुछ नज़र नहीं आ रहा है, रूट में tan है, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर होता है। अरे sec x तो मिल भी सकता है, ऊपर हम cos को ले जाएं, बट sec स्क्वायर तो dx के साथ नहीं है। ठीक है, और कुछ सोचते हैं, ये साइन का झंझट भी नीचे पड़ा हुआ है। sin x cos x को अगर हम मान लो sin 2x भी लिख लेते हैं, तो यार cos 2x होना चाहिए था, ऊपर डेरिवेटिव वो भी नहीं है। तो बेसिकली क्या होता है, इंटीग्रेशन में हम रूट को न्यूमरेटर में रखना पसंद नहीं करते हैं। बहुत जगह ये चीज़ हम अप्लाई करेंगे, रूट डिनोमिनेटर में तो ठीक अच्छा लगता है अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों हैं, बट न्यूमरेटर में हम लाइक नहीं करते हैं, तो हम ये हटा दें। ऐसा तो है नहीं कि हमारी घर की मर्जी है, घर का काम है कि हम ही मुखिया है, हम जो चाहें वो कर दें। भाई अकॉर्डिंग टू रूल ही तो हटा सकते हैं। tan x लिखेंगे, अपॉन में क्या आएगा, रूट ऑफ tan x आएगा, और ये sin x होगा, cos x होगा एंड dx, रूट tan x से आपने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। इस tan को तो sin cos में ब्रेक कर दो भाई, क्योंकि sin x नीचे वाला एक कटता दिख रहा था मुझे, इसको बिल्कुल मत करना ब्रेक, नहीं फिर रूट ऊपर पहुंच जाएगा जंप लगा के। अरे एक बार तो हटा पाया मुश्किल से, फिर ये पहुंच गया तो हमारे लिए समस्या खड़ी करेगा ना। ये sin x हो गया और cos x हो गया एंड dx। ये बेटा किसकी वैल्यू डाली मैंने, tan की। इस साइन से साइन महोदय की तो छुट्टी कर दी मैंने, और cos इंटू कॉस जैसे ही दिखा ऊपर भेज दिया sec स्क्वायर x और नीचे रखा रहने दिया tan x एंड dx। अब देर मत करो ज़रा tan x भाई को t डालने में, क्योंकि tan x को अगर हम t सब्स्टिट्यूट करते हैं तो बात हमारी बन जाती है। tan x को हमने t डाल दिया तो ये हो गया sec स्क्वायर x एंड dx, दिस इज इक्वल टू dt। देयरफॉर i इज इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा,
1/√t/dt, और ये हो जाएगा t की पावर -12 एंड dt। अब तो करने का मन ही नहीं होता है ऐसे, क्योंकि वही बार बार बड़ी सिंपल सी चीज़ आ जाती है। तो ये t की पावर ½ डिवाइडेड बाई ½ प्लस c, तो ये हो जाएगा 2√t प्लस c, और ये आ जाएगा 2√10x प्लस c। ये हमारे CBSE एग्ज़ाम में 2-3 बार अभी तक आ चुका है, 2-3 बार ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। अगर आप ध्यान से देखें तो यार क्या है इसके अंदर, ऐसा कुछ खास तो नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम अपनी कोशिश कंटिन्यू रखें, अपनी कोशिश को कंटिन्यू रखें, आगे प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहें, तो आंसर तक हम पक्का पहुंच ही जाते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं होती है। क्या और देखें? चलो एक ऐसा देखा है तो एक और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं, उसके बाद कुछ सोचते हैं। अब आज चल रहा है तो एक छोटा सा बस ये आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद फिर अगली क्लास में देखेंगे। दैट इज़ लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ, हमने क्या लिखा, ट्रिग्नोमेट्री में देख लेते हैं, करेक्ट, ट्रिग्नोमेट्री का ही देख लो। हमने लिखा tan, और ब्रैकेट में लिख दिया sin इनवर्स x, अपॉन में डाल दिया √1 - x² एंड dx। सोचिए भाई क्या कर सकते हैं। tan का तो चलो हमें आता भी, आज हमने सीखा भी है। अब tan के साथ में ये sin इनवर्स अंदर एज एन एंगल लगा हुआ है, ये तो हम कर ही नहीं सकते। तो इसी को हटाने की कोशिश कीजिए। हमने क्या किया, sin इनवर्स x को t डाला, तो 1/√1 - x² एंड dx = dt, ये तो हो गया सेट। तो अपनी आई कितनी आ जाएगी, ये आ गई tan ऑफ t एंड dt। tan t का आपको पता है, जो भी चाहे -log cos x लिखो या sec x लिखो, आपका जो दिल करे। ये log t प्लस c, और भाई t की वैल्यू डाल दीजिए log, और यहाँ डाल दो cos, और अंदर क्या आएगा इसका sin इनवर्स x प्लस c। तो बेटा आपने देखा है 10-12 हमने सब्स्टिट्यूशन के प्रॉब्लम किए हैं, कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले लगाए हैं। हमें थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आती है, बट अगर हम थोड़ा सा उस पर कंसंट्रेट करें तो हमारी डिफ़िकल्टी कम होती जाती है। आज अगर आपको 50% सब्स्टिट्यूशन समझ में आया है, तो पार्ट 2 नेक्स्ट पार्ट में जब हम इस सब्स्टिट्यूशन को करेंगे तो आपको मोर देन 75% क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में फिर करेंगे तो आप परफेक्शन के आसपास ही होंगे। ओके बेटा, थैंक यू।